स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज आप सभी का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का 2 बजे, इसके लिए दोस्तों आप सभी का 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आज आपके 2 बजे आपका पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। तो यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में 50 में से 50 सब्जेक्टिव में आ जाए तो दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। यही प्रश्न आज आपके पेपर में 2 बजे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। एग्जाम देने आप लोग जाइएगा तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछेगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। इससे पहले आपको समझा दे कि सारा चीज आपको समझ में आ चुका है कि आपको जो है अति लघु तरीके में 8 गो पूछेगा, 6 गो का जवाब देना जो कि 12 नंबर का यहाँ पर रहेगा। तो आ चुके हैं दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न सब्जेक्टिव का 31 नंबर का, ठीक है। और एमसीक्यू का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। कहता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में आपसे पहला प्रश्न आज एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो द्वितीय विश्व युद्ध के 1945 से 1990 तक जारी रहा शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका हो गया या फिर सोवियत संघ के जो भी बीच में जो भी तनाव रहा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी आप पर रहा उसी को हम लोग जो कहते हैं शीत युद्ध। इस प्रकार से आपको आंसर्स को आज लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है 32 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज रहेगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। यानी कि भारत का जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था ये कौन था आपको बताना है। तो आंसर्स में आप लोग आज लिखिएगा कि सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। कौन? तो सुकुमार सेन। कब बने? 21 मार्च 1950 कितना तक? 19 दिसंबर 1958 तक। लगभग 8 साल यहां पर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। जो यूएनओ आपका होता है यूएनओ, ठीक है, इसमें दोस्तों कितना आपका अस्थायी सदस्य और कितना गैर अस्थायी सदस्य होता है। तो आंसर में लिखा कि यूएनए जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी सुरक्षा परिषद में 5 गो का अस्थायी होता है और 10 गो आपका गैर अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी मतलब वहीं का, गैर अस्थायी मतलब अलग जगह का। तो इस प्रकार से आज आपको उत्तर को लिख देना है। अब 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यूएनओ का जो मुख्य उद्देश्य था ये दोस्तों क्या था। तो यूएनओ जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से, जैसे कि पहला विश्व में शांति की स्थापना करने की, जितना भी आपके वर्ल्ड में जो भी आपके गलत है उनको सुधारना, मानव अधिकार की रक्षा करना, जितने भी हित में उनके कार्य हैं। तो इस प्रकार से आप लोग उत्तर को लिख लीजिएगा। फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिए, समय कम है, सभी दोस्तों को साथ शेयर भी आप लोग कर लीजिएगा। 35 नंबर कहता है कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था किसके विचार पर आधारित है। तो सोवियत संघ जो है इसकी राजनीतिक व्यवस्था किसके आधार पर, किसके विचार पर आधारित है। तो सोवियत संघ की राजनीतिक जो प्रणाली है समाजवाद तथा साम्यवाद पर आधारित है। किस पर? समाजवाद हो गया और साम्यवाद, ये 2 पर आधारित है। अब 36 नंबर कहता है कि तिब्बत के कौन पारंपरिक नेता ने 1969 में, ठीक है, 1959 में भारत में शरण ली। तो तिब्बत का एक आपको नेता का नाम बताना है जो कि 1960 के लगभग यानी 1959 में भारत में आकर के बस चुका था। तो दोस्तों इनका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा जो है 1959 में क्या किया, भारत में शरण ले लिया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, तभी आपको 2 में 2 नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी प्रकार से आपको आंसर्स को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 27 नंबर के आसियान में कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों जो आपका आसियान जो होता है, ठीक है, इसमें आपका कितना सदस्य होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आसियान में लगभग दोस्तों आपका कितना होता है, 10 गो सदस्य होता है, जिनमें से आपका ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम। ये एक क्या है, संगठन है जो कि आईएसए में 10 प्रकार के देश यहाँ पर शामिल है। अब आप लोग कहिएगा सर जी आसियान में जो है भारत आता है, नहीं आता, अमेरिका आता है, नहीं आता, रूस आता है, ना आता है, चीन आता है, ना आता है, ठीक है। 38 नंबर जो कि वेरी शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द का यूज आप लोग क्या समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। तो कांग्रेस से सिंडिकेट से आज से कांग्रेस के पुराने एवं वरिष्ठ नेताओं के गुट से, किससे, गुट से।
जिससे जिन्हें दोस्तों इंदिरा गांधी को सत्ता से वंचित करने हेतु उन्हें दल की प्राथमिकता सत्ता से हटा दी है। सिंडिकेट का मतलब जानते हैं क्या होता है? कांग्रेस पार्टी में जैसे पहले लीड कौन करता था, तो यहां पर इंदिरा गांधी है, तो इनको वंचित किया गया, सत्ता से इनको हटा दिया गया था और इनमें प्राथमिक जो सहायता दिया गया है, इसी को कहते हैं हम लोग सिंडिकेट। ठीक है, चलिए सारा चीज समझ चुके हैं। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से लघु उत्तरीय किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपसे कितना पूछेगा? 8। कितना को बनाना है? 6 को का, और कितना मिलेगा आपको? 13 नंबर, यहाँ पर 18 नंबर, 3 नंबर का प्रश्न। तो 39 नंबर आपका प्रश्न रहेगा आज एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या मतलब है? वीटो का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वीटो संयुक्त राष्ट्र में परिषद में 5 गो अस्थायी, ठीक है, सदस्य, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। फ्रांस, रूस, चीन, ये ब्रिटेन, ये सब क्या है? तो ये आपका वीटो का है। ठीक है, आसियान का नहीं है। किसी भी ठोस प्रस्ताव के खिलाफ, ठीक है, किसी भी ठोस प्रस्ताव के खिलाफ नकारात्मक वोट देने की शक्ति की, ठीक है, नकारात्मक वोट देने की शक्ति है। इसके बाद किसी भी प्रस्ताव को रोका जा सकता है। नकारात्मक मतलब गलत तरीका से। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। तो आपका 40 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के परिणाम के संक्षेप में वर्णन करें। जो आपका 1962 में जो भारत और चीन में जो युद्ध हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। और देखिए, आपको यहाँ पर जो 3 पॉइंट है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। 1 पॉइंट को आपको 1 नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। तो लिखा गया कि 1962 के भारत चीन युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए, जैसे कि पहला, भारत चीन संबंध तनावपूर्ण हो गया। कैसा हो गया? तनावपूर्ण, जटिलपूर्ण। भारत के भूभाग का एक बड़ा हिस्सा जो चीन के कब्जे में चल गया, यानी कि चीन का कर लिया, उसको हथिया लिया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि में गुट निरपेक्ष नीति आहत हुई। जो भी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, इस पर क्या हुआ? तो भारी गिरावट हुआ, यानी कि जो है यहाँ पर छवि की हानि हुई। और 4 नंबर पॉइंट में लिखिएगा कि भारत अमेरिका के संबंध में सुधार हुआ। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मंडल आयोग क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो मंडल आयोग सन दोस्तों 1779 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित की गई। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े की पहचान करना था, यानी कि जो पिछड़ा है, जो आपका जनजाति के लोग, श्री बिनेश्वरी प्रसाद मंडल के इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, मंडल आयोग का आपका अध्यक्ष कौन था? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग के मंडल जातिगत भेदभाव से दूर करने के लिए आरक्षण एवं कोटा निर्माण की जो व्यवस्था की गई है। जैसे आप लोग अभी भी देखते हैं कि सरकारी नौकरियां के लिए कोटा को यहाँ पर क्या किया जाता है? लाभ दिया जाता है। SC ST OBC को ज्यादा लाभ मिलता है जनरल के मुकाबले। ठीक है, चलिए इसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राज्य के भाषाई, ठीक है, भाषाई पुनर्गठन से क्या लाभ हुआ? तो भाषाई पुनर्गठन से आपका क्या लाभ है? तो भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए, यानी एक भाषा जो बोलता है ना, उसको एक राज्य में रखा जाए। इससे देश ज्यादा एकत्रित तो मजबूत होता है। जैसे कि एक भाषा में, जैसे कि आपका देश है, क्या है, यह आपका ज्यादा से ज्यादा GDP को ग्रोथ कर पाएगा। आप अपने भाषा को समझिएगा, व्यापार को आप लोग कर पाइएगा। इससे प्रशासन भी जो है पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपको आंसर्स को लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 43 नंबर है। ठीक है, 48 नंबर नहीं है। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस को देख करके जो PDF बना रहा था, तो इस प्रकार से यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि ऑपरेशन जो है इन्फिनिट रिच क्या था? तो ऑपरेशन इन्फिनिट रिच दोस्तों अफगानिस्तान में तथा अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल हमलों का एक संकेत नामक था। इससे सूडान में एक जो अल सीफा दवा कारखाने पर हमला किया गया है। कौन पर? अल सीफा दवा। यह मिसाइल दोस्तों हमला 20 अगस्त 1998 को हुआ था। इसमें अमेरिकी नौसेना द्वारा जो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश पर क्या क्या प्रक्षेपण किया गया, जिसमें ऑपरेशन इन्फिनिट की रिच में यहाँ पर बातें को बताई गई है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से आंसर्स को आपको लिख करके आ जाना है, तभी आपको 50 में 50 मिलेगा। भारत में दोस्तों गठबंधन राजनीति का युग कब से शुरू हुआ, ये आपको बताना है। तो आपातकाल के बाद कांग्रेस का पतन शुरू हो चुका था। जो आपका आपातकाल जो आया, ठीक है, लापता वाला चीज जो आया, इसमें दोस्तों 1977 में भारत के गठबंधन सरकार के गठन को गठबंधन राजनीति के युग पर नींव रखी गई। यानी कि गठबंधन जो सरकार कब से आया, तो 1977 से आया, इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है। अब 45 नंबर का था कि कौन से देश दक्षेस के सदस्य कौन होगा? तो दक्षेस एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन भू राजनीतिक संघ है।
इसके सदस्य देश के अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, भूटान और भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो भारत में क्या है, तो ये आपका दक्षेस का सदस्य, ना ही आसियन का था, नहीं वीटो का था। वीटो में कौन हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा, चीन होगा, अमेरिका होगा, ठीक है। आसियान में बाकी आपका इंडोनेशिया ये सब हो गया। 46 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के किसी एक कारण की चर्चा कीजिए कि सोवियत संघ का कैसे विघटन हुआ, कैसे यह गिरा। तो सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव की तथा कथित जनतांत्रिक नीतियों ने गणराज्य के सोवियत संघ से अलग होने की मान्यता दे दी थी। फलस्वरूप देखते ही देखते एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र बोले तो मुक्त हो गए, और सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि जैसे स्वतंत्र हुआ, मुक्त हुआ, वो विघटन होना स्टार्ट हो चुका था। यह गोर्बाचोव की नीतियों का ही परिणाम था, जो कि किसका नाम, मिखाइल गोर्बाचोव। 200 सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति में निरंतर ह्रास हुए थे, यानी कि निरंतर जो गति गिरते चल गई। इसके विघटन गिरने से सोवियत संघ की काफी हानि हुई। अब दोस्तों यहाँ पर दिग उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में आज 20 नंबर पक्का करेंगे। पहला नंबर कहता है कि भारत की गुट निरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष जो कि आंदोलन में भारत की भूमिका किसी भी महाशक्ति के नियंत्रण पर या प्रभाव में न रखकर अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करना गुट निरपेक्ष होता है। गुट निरपेक्ष रहते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें दोस्तों कितना सदस्य भाग लिया था, गुट निरपेक्ष में 25 गो देश भाग लिया था, ठीक है। अब तक इसमें से 16 जो देश जो है 116 देश शामिल हो चुके हैं। तो गुट निरपेक्ष में अभी 116 देश है। पहले इसमें भाग जो लिया था शिखर सम्मेलन के लिए वो 25 देश ने भाग लिया था। अब 48 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन का बाद, ठीक है, विघटन का भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत और सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध रहे, और अभी भी दोस्तों रूस के साथ यानी कि रशिया के साथ भारत का सबसे गहरा रहता है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ का विघटन के परिणाम, भारत है तो सोवियत संघ के विघटन के जो यहाँ पर निम्नलिखित परिणाम हुए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को यह आशा होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो है संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी और हथियारी के दौर पर अंकुश लगेगा, यानी कि प्रतिबंध लगेगा। भारत जैसे लोगों में लोग पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मानने लगे, यानी कि भारत जैसे जो लोग हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या करने लगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके ग्लोबल पर उनको अधिक मान्यता प्राप्त देने लगे। उदारीकरण जैसे हो गया, वैश्वीकरण, विश्व में जितने भी देश हो गया, इनमें दोस्तों नीतियां जो है अपनाई गई सोवियत संघ के विघटन के बाद। अनेक नीतियां जिसको यह सारा देश जो अपनाए थे। अब 49 नंबर का जो क्वेश्चन कि भारत श्रीलंका संबंध का एक नोट लिखे है कि भारत और श्रीलंका के संबंध में क्या संबंध है। तो भारत ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से एक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत और श्रीलंका में काफी निर्यात और आयात की सामानें जो है आते जाते रहती है, और सार्क में श्रीलंका भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों में एक बना। 2020 में दोस्तों भारत लगभग यानी कि $3.5 बिलियन के, लगभग 3.5 यानी कि $3.6 बिलियन के द्विपक्षीय माल व्यापार के साथ श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा भागीदारी बना। अब आप लोग देख सकते हैं कि 3 पॉइंट यानी कि $3 बिलियन कितना होता है, और इतना जो व्यापार है किससे किया, भारत तो श्रीलंका से किया। तो इस प्रकार से संबंध आपको लिखना है। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व के युग की चर्चा कीजिए। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश में प्रमुख राजनीतिक दल बने हैं, जिसमें से दोस्तों 1952 में आजादी के बाद हुए पहले आम चुनाव में पार्टी राष्ट्रीय सांसद और अधिकांश राज्य विधानसभा में क्या किया, सत्ता में आ चुके थे। जैसी राजनीतिक व्यवस्था के कांग्रेस का वर्चस्व हो गया, जैसे जैसे हटा वैसे वैसे दोस्तों भारत में काफी जो राजनीतिक दल अपना जो हिस्सा में आ चुके थे, और इस प्रकार से आप लोग देखें। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समझ उत्पन्न हुई चुनौतियों पर आपको वर्णन करना है कि स्वतंत्र के बाद भारत में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिली। तो दोस्तों भारत में आजादी और बंटवारे के बाद सबसे पहले चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते थे। इसके बीच एकता अखंडता बनाना किसी चुनौतियों से कम नहीं था। धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश के बंटवारे की मांग पैदा होने लगी।
और अभी आप लोग देखिएगा तो देश में अधिकतर जो है क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम में मूरी कटाया जाता है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा जैसे कि आप लोग देखें मुंबई में महाराष्ट्र ना बोलने वाले बिहारियों को वहां पर जो है मारा जा रहा था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अभी भी यहाँ रंग भेद की नीतियां जो है अपनाई जा रही है। कुछ लोग जो है ऐसे जो भारत में अभी भी स्वतंत्र के बाद सुधरे नहीं है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के आपकी एग्जाम का 52 नंबर, भारत ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, मुहर लगाया? भारत तथा कई अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से क्या छूट दी गई, आपको लिखना है। तो स्वच्छ विकास तंत्र सीडीएम के तहत विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैस कटौती गतिविधियां शुरू करेंगे। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी देने में भारत का निर्णय वैश्विक पर्यावरण समस्याओं के समाधान से बहुविषयीय प्रकृतियों में देश के विश्व का विश्वास की पुष्टि की गई और इस प्रकार से क्योटो जो प्रोटोकॉल है इस पर हस्ताक्षर किया गया। यहाँ दोस्तों यहाँ पर छोटा आंसर से लिखा गया है। आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में और जानकारी तो एग्जाम में आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि इतना नंबर लिखने से आपको 5 नंबर तो कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं। ये दोस्तों मैं इसलिए समझाया क्योंकि आज जो एग्जाम में आएगा आप उसको समझ सके, तो पॉइंट आपको और डिनोट करना है। ना लिख पाएंगे तो आप लोग इसी को 5 पॉइंट में लिख लीजिए, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यही रखते हैं। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।